नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज सूरत विभाजन के आगे की घटनाओं को देखेंगे। 1907 में जब सूरत का विभाजन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना भी उससे पहले ही हो चुकी थी 1906 ईस्वी में। इसके बाद आता है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इस समय या मार्ले मिंटो सुधार में मुख्य रूप से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का नाम मार्ले मिंटो सुधार क्यों पड़ा? क्योंकि ये भारत के तत्कालीन सचिव मार्ले और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इन दोनों के समय में दोनों के द्वारा पारित किया गया था। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई, जिसका कांग्रेस ने 1909 के लाहौर अधिवेशन में कड़ा विरोध भी किया था। और मार्ले मिंटो सुधार पर जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो सरकार ने इसका दमन करने के लिए 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम भी पारित किया था, याद रखिएगा। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें दो प्रमुख घटनाएं हुई लखनऊ अधिवेशन में। सबसे पहला 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हुआ था, वही कांग्रेस जो नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी, एक बार फिर से 1916 में उनका मिलन हुआ। यानी नरम दल और गरम दल का पुनः मिलन हुआ। और इस मिलन में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक का काफ़ी प्रयास रहा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल का 1916 में मिलन हुआ। दूसरी प्रमुख घटना क्या हुई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी इस पैक्ट में समझौता हुआ। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था उसका मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस समझौते के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक रूप पर स्वीकार किया था। ओके। हालांकि बहुत ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता था या जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन था वो चल नहीं पाया था। और आगे चलकर जब 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक के बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, वहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद उभर कर ज़्यादा सामने आते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो लखनऊ अधिवेशन इन दो मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं तीसरी प्रमुख घटना पर, होम रूल आंदोलन। देखिए, होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था। होम रूल ये आयरलैंड का शब्द है और आयरलैंड की होम रूल लीग की तर्ज पर ही भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया। भारत में होम रूल आंदोलन को दो व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट द्वारा। बात करें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की, तो इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र में था, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में तिलक की होम रूल लीग का प्रभाव था। दूसरी आती है एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसकी स्थापना सितंबर 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय मद्रास के अड्यार में था। इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया, जबकि इसमें बहुत सारे नेताओं ने सहयोग दिया। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू भी होम रूल लीग के एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य बने। वीपी वाडिया, बी चक्रवर्ती आदि ने भी इस होम रूल लीग में सहयोग दिया। एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग का उद्देश्य संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करना था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गठित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, इसको भारत सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सदस्य थे उनको होम रूल लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। ओके, देखिए, एनी बेसेंट की दो
बहुत ही प्रमुख पत्रिकाएं थीं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इन दोनों के माध्यम से एनी बेसेंट ने इस ऑल इंडिया होम रूल लीग का खूब ज़्यादा प्रचार किया। लेकिन 1917 में एनी बेसेंट को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और उनके गिरफ्तारी के बाद ही 1917 में ही होम रूल लीग को एनी बेसेंट ने समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन होम रूल लीग समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत सफल रहा था। खासकर जो आगे अब गांधी जी के कार्यक्रम, गांधी जी के आंदोलन आने वाले थे, उसके लिए इस होम रूल लीग ने एक प्रकार से बेस का काम किया, आधार का काम किया, क्योंकि इस लीग को, इस आंदोलन को जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रियता मिली थी। ओके, तो इन दोनों होम रूल लीग को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं दिल्ली दरबार की तरफ। दिल्ली दरबार, देखिए 3 दिल्ली दरबार का आयोजन कुल हुआ था। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया और इसमें क्या प्रमुख कार्य हुआ? इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। फिर दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में आया। इसमें एक कार्य हुआ था, इसमें एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की गई थी, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तृतीय दिल्ली दरबार है। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए। सबसे पहला कार्य इसमें हुआ, जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई, यानी जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के नए राजा बने। इसके अलावा बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा तृतीय दिल्ली दरबार में 1911 में। इसके अलावा भारत की राजधानी को भी हटाया गया। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा तृतीय दिल्ली दरबार में ही हुई और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आता है। भारत की राजधानी कब बनी? घोषणा 1911 में ही हुई थी दिल्ली दरबार में, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और हाँ, देखिए, लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस प्री की या आरओ की, कंप्लीट और सबसे बेहतर नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग मार्केट में जाएंगे, आपको 50 तरह के नोट्स मिलेंगे, जो कि आधे अधूरे होंगे। किसी में कोई टॉपिक छूटा होगा, किसी कोई आधा होगा, कोई अधूरा होगा, कोई उस टाइप से नहीं होगा जैसे वर्तमान में प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल पर आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, आप एक बार लेकर देखेंगे तो हाँ कहेंगे कि हमने इसको लेने में बहुत देर कर दी। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा समय है। मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो लेट होगा, तो ऐसे में आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। आप लोग इसको लेकर तैयारी करिए। हाँ, अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन बैच स्टार्ट है। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है या पीडीएफ लेना है तो इन दोनों के बारे में जानकारी आपको 9451900992 ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों का नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिए नोट्स, या अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच लिखकर आपको सारी डिटेल दी जाएगी। याद रखिएगा, जितना देर करेंगे उतनी ही असफलता आपसे दूर होती जाएगी। तो जल्दी कीजिए। नमस्कार।